माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो केवीएस पेडागोजी जो कि टीजीटी पीजीटी पीआरटी पोस्ट के लिए है, उसकी सेकंड यूनिट है। और इसके अलावा ये जो सीरीज है न केवल केवीएस वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो आरआरबी पीआरटी वाले बच्चे हैं, आरआरबी पीआरटी का जो प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन है, जो कि 50 नंबर का आप लोगों से पूछा जाएगा, उसका और केवीएस की पेडागोजी दोनों का सिलेबस डिट्टो है। तो ये सीरीज दोनों के लिए है, ठीक है। दूसरी यूनिट हमने स्टार्ट की हुई है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। और इस यूनिट में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टूल ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन करने के लिए जब आप कोई भी टूल, किसी भी टूल का यूज करते हैं, तो उस टूल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उसकी विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। मान लीजिए कोई भी चीज आप इवेल्युएट कर रहे हैं, किसी भी चीज को इवेल्युएट करने के लिए किसी पर्टिकुलर टूल का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टूल में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, किसी भी टूल की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए कि भाई वो रिलायबल होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, नॉर्म्स होने चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बायसनेस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, कंपेरेबिलिटी, यूटिलिटी, नॉर्म्स, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, प्रैक्टिकेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये क्या है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए किसी भी टूल में। यानी कि जो भी टूल आप इवैल्यूएशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस टूल में ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए। और इन विशेषताओं को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जब हम बात करते हैं मतलब किसी भी टूल की कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो उसमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों से क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिल जाएगा, या तो वैलिडिटी से पूछा जा सकता है या रिलायबिलिटी से। तो इन दोनों को थोड़ा सा, स्पेशली वैलिडिटी को हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। तो क्योंकि जो भी क्वेश्चन पेपर सेट करता है, वो ये तो है नहीं कि भी ऊपरी तौर पर क्वेश्चन पेपर सेट कर दे। पिछले साल सॉरी लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 में जब आया था, तो आप लोगों ने पेपर देखा ही होगा, जिन बच्चों ने दिया होगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वैलिडिटी को हम डिटेल में रखेंगे, ताकि अगर डिटेल में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो आप उसको कवर कर। सबसे पहले बात करते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब वैधता। कई बार हम बोलते हैं ना कि क्या ये टेस्ट या टूल वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। यानी कि वैलिडिटी का मतलब है कि वो एबिलिटी कि भाई कोई भी टेस्ट जिस चीज के लिए बनाया गया है, उस चीज को ही मेजर करे, ठीक है, उस चीज को वो एक्यूरेटली मेजर करे, ठीक है। तो वैलिडिटी का अर्थ है किसी परीक्षण की वह क्षमता होना जिससे वह वही मापे जिसे मापने का दावा किया गया, कि भाई ये जो टेस्ट है, ये टूल उस चीज के लिए बनाया गया है, तो ये उस चीज को एक्यूरेटली मेजर करे। तो वैलिडिटी में हम एक्यूरेसी की बात करते हैं, ठीक है। इट आंसर्स द क्वेश्चन, आर वी रियली मेजरिंग व्हाट वी इंटेंडेड टू, यानी कि क्या हम वास्तव में वही माप रहे हैं जो हम मापना चाहते हैं, कि भाई जो चीज हम मापना चाह रहे हैं वो चीज, उसी चीज को वो मेजर करे। जैसे आप ब्लड टेस्ट करवाने के लिए गए, तो ब्लड टेस्ट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, तो वो एक्चुअली किसको मेजर करेगा, ब्लड टेस्ट के लिए बनाया गया है, तो उसको एक्यूरेटली मेजर करे, ठीक है। थर्मामीटर फीवर को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से जो पर्टिकुलर टूल है, जो टेस्ट है, जिस चीज के लिए बनाया गया है, उस चीज को वो एक्यूरेटली मेजर करे। तो इसमें हम एक्यूरेसी की बात करते हैं वैलिडिटी में, ठीक है। तो जो टेस्ट वैलिड होगा वो मीनिंगफुल भी होगा, ठीक है। कोई भी किसी भी परीक्षण का सार्थक होना तभी संभव है जब वो वैलिड होगा, मतलब वो मीनिंगफुल तभी होगा कि भाई जिस चीज के लिए वो बनाया गया है, उस चीज को वो एक्यूरेटली मेजर करे। वैलिडिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिलायबिलिटी। भाई रिलायबिलिटी की बजाय वैलिडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई टेस्ट रिलायबल है, लेकिन अगर वो वैलिड नहीं है, वो एक्यूरेट नहीं है, तो रिजल्ट्स मिसलीड कर सकते हैं, गलत दिशा में भी परिणाम जा सकते हैं। तो वैलिडिटी होना बहुत जरूरी है। अब वैलिडिटी के बहुत सारे टाइप्स हैं, मेजरली 3 टाइप्स की हम बात करते हैं। कौन कौन से? कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। इसके अलावा फेस वैलिडिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी, ये भी टाइप्स हैं। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार ये सारे टाइप्स बताए गए हैं वैलिडिटी के, और इनको हम थोड़ा सा डिटेल में ही समझेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कंटेंट वैलिडिटी की। कंटेंट से मतलब है, ठीक है, मतलब कंटेंट के लिए वैलिड होना चाहिए। विषय वस्तु की वैधता की बात की गई है। इट चेक्स वेदर द टेस्ट कवर्स ऑल द कंटेंट एरियाज इट इज सपोज्ड टू मेजर, यानी कि यह जो कंटेंट वैलिडिटी है, ये देखती है कि परीक्षण उस विषय की संपूर्ण सामग्री को शामिल करता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपको टेस्ट लेना है, 1 से 4 चैप्टर है, ठीक है,
1 से 4 तक के चैप्टर का आपको टेस्ट लेना है, आपको चेक करना है। तो अगर आपने जो टेस्ट बनाया है तो वो सारे मतलब जितना भी कंटेंट है 1 से लेके 4 चैप्टर का वो सारा का सारा कवर होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि कंटेंट वैलिडिटी है। मान लीजिए 4 चैप्टर हैं और आपने पहले से 3 चैप्टर्स में से तो बहुत ज्यादा सिलेबस दिया नहीं, ठीक है, और चौथे चैप्टर से आपने 80% सिलेबस पेपर में डाल दिया, तो भाई जो बच्चा चौथा चैप्टर करके ही नहीं गया होगा तो उसके लिए तो 80% सिलेबस रह जाएगा। तो कंटेंट वैलिडिटी यही कहती है कि वो सारा का सारा कंटेंट प्रॉपर तरीके से कवर होना चाहिए। इट इज जज्ड बाय एक्सपर्ट्स नोट बाय स्टैटिस्टिक्स, मतलब ये सांख्यिकी नहीं है बल्कि विशेषज्ञों के आंकलन, जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा जज की जाती है। एक एग्जांपल जो कि मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, स्पेलिंग टेस्ट फॉर क्लास 3 शुड इंक्लूड ऑल रेलिवेंट वर्ड्स फ्रॉम द करिकुलम। ठीक है, मान लीजिए कि एक 3rd क्लास के बच्चों का टेस्ट आपने बनाया है, स्पेलिंग टेस्ट आपने बनाया है, तो उसमें वही रेलिवेंट वर्ड्स होने चाहिए कि 3rd क्लास वाले ही होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 4th 5th 6th की टफ स्पेलिंग्स भी इंक्लूड कर दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो वो वैलिडिटी होगी नहीं, क्योंकि उस चीज के लिए 3rd क्लास के लिए बनाया गया है। अगर आप 4th 5th 6th क्लास के टफ वर्ड्स उसमें इंक्लूड कर देंगे तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी, यानी कि इसमें हम किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के संदर्भ में बात करते हैं कि भाई क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी क्या चेक करती है, हाउ वेल अ टेस्ट और टूल प्रिडिक्ट्स द रिजल्ट based on some external standards called criteria. In other words, it compares the test results with another known trusted or accepted measures. क्या देखती है, यानी कि यह देखती है मानदंड संबंधी वैधता, ये देखती है कि कोई परीक्षण कितना सही परिणाम देता है जब हम उसकी तुलना एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया से करते हैं। तो इसके जो 2 टाइप्स है वहां से आपको पता चलेगा कि क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी क्या होती है। एक होती है कॉन्करेंट वैलिडिटी और दूसरी है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। कॉन्करेंट वैलिडिटी में क्या होता है कि जो भी टेस्ट है, यानी कि जो भी क्राइटेरिया है, वो एट द सेम टाइम, जब परीक्षण और मानदंड को एट द सेम टाइम पर मापा जाता है। जैसे एंजाइटी टेस्ट रिफ्लेक्टिंग करंट एंजाइटी लेवल, भाई किसी की चिंता को मापने वाला टेस्ट है कि किसी की एंजाइटी लेवल को चेक करना है, तो उसी टाइम पर आपको एंजाइटी लेवल पता चल जाएगा एट द सेम टाइम। ठीक है, मतलब जो भी रिजल्ट्स रहेंगे वो आपको एट द सेम टाइम पता चल जाएंगे। जैसे आपको फीवर है और थर्मामीटर के थ्रू आप फीवर चेक कर रहे हैं, तो एट द सेम टाइम आपको पता चल जाएगा कि भाई इस टाइम पर मेरे को कितना फीवर है, 102 डिग्री है, 103 डिग्री। ये तो नहीं कि 2-3 दिन के बाद आपको पता चलेगा। तो कॉन्करेंट वैलिडिटी में एट द सेम टाइम चीजों को मेजर किया जाता है। तो जो अचीवमेंट टेस्ट और जो डायग्नोस्टिक क्लिनिकल टेस्ट होते हैं वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। तो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में क्या होता है, व्हेन द क्राइटेरिया इज मेजर्ड आफ्टर सम टाइम, यानी कि जब मानदंड को कुछ समय के बाद मापा जाता है, एट द सेम टाइम आपको रिजल्ट्स पता नहीं चलेंगे। मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो जो प्रिडिक्शन है वो कितनी बढ़िया है, कितनी सही है, गलत निकलती है, तो वो आपको टेस्ट के जब रिजल्ट्स आएंगे तभी आपको पता चलेगा। पहले तो आपको पता नहीं चल सकता कि भी जो भी प्रिडिक्ट किया गया था वो अगर अच्छी आती है प्रिडिक्शन, जो भी आपने प्रिडिक्ट किया था वो बिल्कुल एक्यूरेटली आती है तो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी बेहतर होगी। अगर गलत रिजल्ट्स आ रहे हैं तो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी क्या होगी, बेहतर नहीं होगी। ठीक है, तो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, 12th के बाद आप IIT इंजीनियरिंग वगैरह की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, या जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, आपने KVS के लिए प्रिपरेशन करें, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें, तो जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मॉक टेस्ट आप पक्का लेते हैं। ठीक है, तो जो मॉक टेस्ट है उनकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी किस पर डिपेंड करेगी कि भाई जब आपका एक्चुअल पेपर होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप पास हुए हो या फेल हुए हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट में तो ये दावा किया गया था कि भाई मॉक टेस्ट आपने लगाए और मॉक टेस्ट में आपके 90-95% मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन जब आपका एक्चुअल का पेपर हो रहा है तो वहां पर आपको 60% मार्क्स आ रहे हैं, तो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी बेहतर नहीं होगी। ठीक है, तो मॉक टेस्ट में तो ये दावा किया गया था कि भाई आपके इतने मार्क्स आने चाहिए, लेकिन वहां पर इतने मार्क्स आपके नहीं आ रहे जब आपका एक्चुअल पेपर हुआ, तो वो प्रिडिक्शन वहां पर गलत हो जाएगी। ठीक है, तो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी में आपको बाद में पता चलता है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब क्या है, हाउ वेल अ टेस्ट और टूल एक्चुअली मेजर द कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्ट इट इज इंटेंडेड टू मेजर, यानी कि संरचना वैधता का मतलब है कि कोई भी परीक्षण जिस सिद्धांत या विचार को मापने के लिए बनाया गया है क्या वह वास्तव में उसी को मेजर कर रहा है। तो इसमें मुख्य रूप से 2 चीजों को चेक किया जाता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में, यानी कि जो टूल है उसकी भी वैलिडिटी, वो भी सही है कि नहीं है, और उस टूल के पीछे की जो थ्योरी है उसकी भी वैलिडिटी को चेक किया जाता है। जैसे हम थर्मामीटर की बात करें तो थर्मामीटर
थर्मामीटर की वैलिडिटी को भी चेक करना है कि वो एक्यूरेट है कि नहीं, और थर्मामीटर जिस थ्योरी पर बना हुआ है, जिस थ्योरी पर वो काम कर रहा है, उस थ्योरी की भी वैलिडिटी को चेक किया जाता है। ठीक है, तो इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या आता है कि जो भी प्रिडिक्शन किया गया कि भाई कि ये टेस्ट उसी चीज को मेजर कर रहा है कि नहीं, तो वहां पर एक क्वेश्चन मार्क ये लग जाता है कि भाई ये जो अगर गड़बड़ आती है, ठीक है, रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं आते, तो यहाँ पर ये नहीं पता चलता कि भाई टूल में प्रॉब्लम थी या टूल के पीछे जो थ्योरी काम करी उसमें प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मुख्य रूप से 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। देखिए कन्वर्जेंट वैलिडिटी में क्या होता है कि इट चेक्स वेदर द टूल इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू अदर टूल्स दैट मेजर द सेम कॉन्सेप्ट। मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी टूल है वो जो दूसरे उसी चीज को मेजर करने के लिए दूसरे टूल बनाए गए हैं उनके साथ वो रिलेट करना चाहिए, यानी कि हाई कोरिलेशन होना चाहिए रिलेटेड मेजर्स के साथ। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अ न्यू मोटिवेशन टेस्ट शुड कोरिलेट वेल विद एन एग्जिस्टिंग मोटिवेशन टेस्ट, यानी कि मोटिवेशन टेस्ट के लिए पहले से ही टूल बने हुए हैं। ठीक है, तो जो नया मोटिवेशन टेस्ट बनाया गया है, नया मोटिवेशन टूल बनाया गया है, तो वो उस जो पुराने मोटिवेशन टेस्ट है उनके साथ उसका कोरिलेशन हाई होना चाहिए। ठीक है, उन्हीं के साथ उसके साथ ही मिलता जुलता होना चाहिए। दूसरा है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। इसमें क्या है कि मतलब जो टूल है वो जो दूसरे अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को मेजर करने के लिए टूल बनाया गया उनके साथ उसका कोरिलेशन हाई नहीं होगा, लो कोरिलेशन होगा। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। मोटिवेशन टेस्ट शुड नॉट कोरिलेट विद अ फिजिकल फिटनेस टेस्ट। भाई क्या है कि कॉन्सेप्ट दूसरा है, अनरिलेटेड है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। भाई फिजिकल फिटनेस का जो टेस्ट है अगर उसको आप रिलेट करने की कोशिश करेंगे मोटिवेशन टेस्ट के साथ तो वो रिलेशन हाई नहीं होगा, लो कोरिलेशन, कोई रिलेशन ही नहीं है, अनरिलेटेड मेजर्स के साथ लो कोरिलेशन रहेगा। ठीक है, तो यही कहती है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। नेक्स्ट है फेस वैलिडिटी। तो फेस वैलिडिटी में क्या होता है कि भाई आपने फेस को देखकर ही जज कर लिया। देखिए कुछ एग्जामिनर्स होते हैं ना कि बच्चे को शकल देखकर या थोड़ा सा बातचीत किया तो वो जज कर लेते कि हाँ ये बच्चा कैसा है, इंटेलिजेंट है या बिलो लेवल है या हाई लेवल का बच्चा है। ठीक है, तो वो है फेस वैलिडिटी। तो ये जो इसमें क्या होता है कि जो भी टीचर है, रिसर्चर है, उसका सब्जेक्टिव जजमेंट होता है, वो अपनी व्यक्तिगत राय देता है। ये साइंटिफिक मेथड नहीं है एक तरह से। ठीक है, यानी कि आप ऊपरी तौर पर जज कर रहे हैं, अपनी थिंकिंग प्रोसेस के आधार पर आपने दूसरे को जज किया है कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, ये नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आपने बातचीत किया, थोड़ा सा देखते ही आप पहचान गए कि नहीं ये ऐसा बच्चा है, तो वो क्या है? व्यक्तिगत राय, सब्जेक्टिव जजमेंट होती है रिसर्चर या टीचर की, लेकिन ये साइंटिफिक मेथड नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी की। तो इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी ज्यादातर रिसर्च वर्क जब हम करते हैं तो वहां पर इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है। इंटरनल वैलिडिटी टेल्स अस हाउ कॉन्फिडेंटली वी कैन से दैट अ चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कोज्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए जब हम वैलिडिटी की बात करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इंटरनल वैलिडिटी में जो मतलब इनमें जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इनमें एक लॉजिकल रिलेशनशिप को देखा जाता है, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को देखा जाता है। जब हम रिलेशनशिप देखते हैं तो वो इंटरनल वैलिडिटी है। ठीक है, कि इसमें जो इंटरनल वैलिडिटी है वो ये कहती है कि भाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें जो चेंज आया है वो उसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आया। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई रिसर्चर है, उसने दो क्लास है, क्लास ए और क्लास बी। ठीक है, तो क्लास ए को एक नया टीचिंग मेथड दिया और क्लास बी के लिए वही ट्रेडिशनल मेथड का प्रयोग किया। तो अगर क्लास ए बेटर परफॉर्म कर रही है तो इंटरनल वैलिडिटी इंश्योर करती है कि जो सक्सेस है वो रियली ड्यू टू द न्यू मेथड, मतलब नया मेथड जो यूज किया था उसके कारण है। ठीक है, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, ना कि भाई जो क्लास ए के स्टूडेंट है वो पहले से ही बेटर थे या स्मार्ट थे। इसका कारण ये है क्योंकि जो नया मेथड यूज किया गया है उसके कारण से। तो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं हम इंटरनल वैलिडिटी में। ठीक है, अब एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है। देखिए इंटरनल वैलिडिटी में तो हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को देखते हैं, ठीक है, एक लॉजिकल रिलेशनशिप को देखते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है वो क्या बताती है कि भाई कोई भी स्टडी की गई, उस स्टडी के जो भी रिजल्ट आए तो क्या वो जो रिजल्ट्स है उनको दूसरे लोगों पर, दूसरे स्थानों पर भी अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं, यानी कि जो भी फाइंडिंग्स है उनको जनरलाइज किया जा सकता है कि नहीं, कि पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक ग्रुप पर जो भी मतलब स्टडी किया गया उस ग्रुप के ऊपर स्टडी करने के बाद जो भी रिजल्ट्स आए तो क्या उनको दूसरी सिचुएशंस में दूसरे लोगों पर भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो ये एक्सटर्नल वैलिडिटी में देखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई दिल्ली के जो 20 कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर एक स्टडी कंडक्ट की गई, किसको जानने
सुधारने के लिए मेमोरी टेक्निक, मतलब एक मेमोरी टेक्निक का यूज किया गया है। तो जो रिजल्ट्स हैं वो इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या पूछेगी, विल दिस वर्क फॉर स्कूल चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज टू, मतलब ये जो रिजल्ट्स आए हैं क्या हम रूरल एरिया में जो बच्चे रहते हैं स्कूल स्टूडेंट्स है, क्या इसको हम उनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, या हम एडल्ट्स के लिए भी इस टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है उसमें जो भी फाइंडिंग्स है उनको जनरलाइज किया जाता है दूसरे लोगों पर, दूसरी सिचुएशन। तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ वैलिडिटी और वैलिडिटी के टाइप्स को डिस्कस किया। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिलायबिलिटी। ठीक है, तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी होता है, एक्यूरेसी होता है, क्या होता है, 2-3 ऑप्शन और दे देंगे। ठीक है, या वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, तो रिलायबिलिटी का मतलब कंसिस्टेंसी। ठीक है, मीन मतलब जो रिजल्ट्स है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, उनमें कंसिस्टेंसी है, लगातार सेम रिजल्ट आ रहा है, बार बार भी आप चेक करेंगे तो वही रिजल्ट आएंगे। तो अ टेस्ट इज रिलायबल इफ इट गिव्स द सेम और नियरली सेम रिजल्ट्स एवरी टाइम इट इज टेकन अंडर द सेम कंडीशंस बाय द सेम स्टूडेंट्स। भाई बच्चे भी वही हैं, कंडीशन भी वही है, बार बार टेस्ट लिया जा रहा है तो वही सेम रिजल्ट आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि जो टेस्ट है वो क्या है, रिलायबल है। ठीक है, अब रिलायबिलिटी के भी कुछ टाइप्स हैं, मेन टाइप्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने इंक्लूड कर दिया है। पहला है टेस्ट रीटेस्ट मेथड। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एडमिनिस्टर द सेम टेस्ट ट्वाइस आफ्टर अ टाइम गैप एंड कंपेयर द रिजल्ट्स। मतलब पहले आपने टेस्ट लिया, कुछ टाइम पीरियड के बाद थोड़ा सा गैप देकर दोबारा से रीटेस्ट लिया। ठीक है, तो रिजल्ट्स अगर सेम आते हैं तो आप रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे कि भाई वही रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो ये क्या है, टेस्ट रीटेस्ट मेथड है। ठीक है, स्प्लिट हाफ मेथड में क्या होता है, डिवाइड the test into two halves, odd even एंड कंपेयर स्कोर्स ऑफ बोथ हाफ। मान लीजिए इसमें क्या हुआ, स्प्लिट हाफ का मतलब दो पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया, या तो ओड और इवन में डिवाइड कर सकते हैं, 50-50 कर सकते हैं। अब जो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है उन दोनों के जो रिजल्ट्स है, दोनों का जो स्कोर है उसको आप कंपेयर करते हैं। पैरेलल फॉर्म मेथड क्या होता है, क्रिएट टू सिमिलर टेस्ट एंड गिव देम टू द सेम ग्रुप, कंपेयर स्कोर्स। यानी कि दो समान प्रकार के टेस्ट बनाकर दो एक जैसे टेस्ट आपने क्रिएट किए और एक ही सेम ग्रुप को आपने दिया, फिर उन दोनों का आप जो रिजल्ट्स रहेगा, जो भी स्कोर रहेगा उसको आप कंपेयर करते हैं। इसको हम कहेंगे पैरेलल फॉर्म ऑफ मेथड। ठीक है, तो वैलिडिटी हमें क्या बताती है, व्हाट आर टेस्ट मेजर, की क्या टेस्ट क्या मेजर कर रहा है, किस चीज के लिए वो बनाया गया है उसको एक्यूरेटली मेजर करता है कि नहीं। रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी को शो करती है। ठीक है, तो वैलिडिटी क्या है, क्वालिटी है। रिलायबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी है, कि भाई चीज स्टेबल है कि नहीं, बार बार वही रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, रिलेशनशिप कई बार पूछ लिया जाता है कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में क्या रिलेशनशिप है। तो रिलायबिलिटी का मतलब कंसिस्टेंसी ऑफ अ टेस्ट और मेजरमेंट, और वैलिडिटी का मतलब एक्यूरेसी होता है। ठीक है, बट द टेस्ट इज मेजरिंग, भाई जिस चीज के लिए वो बनाया गया है उसी चीज को वो एक्यूरेटली मेजर कर रहा है कि नहीं। अ टेस्ट कैन बी रिलायबल बट नॉट वैलिड। ठीक है, यानी कि कई बार क्या होता है कि कोई भी टेस्ट रिलायबल है लेकिन जरूरी नहीं है वो वैलिड हो। जैसे अ क्लॉक दैट इज ऑलवेज 10 टाइम्स फास्ट इज रिलायबल बट नॉट वैलिड। भाई एक घड़ी है जो हमेशा 10 मिनट आगे का टाइम दिखाती है, तो हम कहेंगे कि रिलायबल तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, वैलिड नहीं है। ठीक है, और अ टेस्ट मस्ट बी रिलायबल टू बी वैलिड बट अ रिलायबल टेस्ट मे नॉट बी वैलिड। यानी कि अ टेस्ट मस्ट बी रिलायबल टू, जो भी अगर कोई टेस्ट वैलिड है तो डेफिनेटली वो रिलायबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई टेस्ट रिलायबल है तो हम नहीं कह सकते कि वो वैलिड भी होगा। ठीक है, तो वैलिड टेस्ट ऑलवेज रिलायबल होगा लेकिन रिलायबल टेस्ट जरूरी नहीं है कि हमेशा वैलिड। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। यानी कि डिस्क्रिमिनेटिंग पावर का मतलब है कि भाई जो टेस्ट है उसमें वो एबिलिटी होनी चाहिए ताकि बच्चों को, जो हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स और जो लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सके। अ गुड टेस्ट विल शो डिफरेंट स्कोर्स फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक स्टूडेंट्स। मतलब कोई भी अगर अच्छा टेस्ट है, अगर उसमें डिस्क्रिमिनेशन पावर उसकी अच्छी है तो वो डिफरेंट स्कोर शो करेगा। ठीक है, अगर टेस्ट की डिस्क्रिमिनेटिंग पावर अच्छी नहीं है तो सभी बच्चों को अगर एक जैसे मार्क्स आ रहे हैं तो पता ही नहीं चलेगा। तो किस लिए इंपॉर्टेंट है ये, अगर कोई भी टेस्ट है, अगर सिमिलर मार्क्स सभी को मिल रहे हैं, एक जैसे नंबर सभी बच्चों को आ रहे हैं, तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई किस बच्चे को अच्छे से समझ आया, किसको समझ नहीं आया। ठीक है, तो कोई भी टेस्ट है अगर उसकी गुड डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है तो उसके थ्रू जो लर्निंग गैप्स है उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कहां पर क्या
क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, और साथ ही बच्चों को प्रॉपर फीडबैक भी प्रोवाइड किया जा सकता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो बच्चे हैं, दोनों ने एक टेस्ट दिया, एक बच्चा बहुत एक्सीलेंट है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, दूसरा बच्चा उस टॉपिक में वीक है। अगर भाई दोनों बच्चों के एक जैसे मार्क्स हैं, इसके भी 50 आ रहे हैं, इसके भी 50 आ रहे हैं, एक बच्चा बहुत एक्सीलेंट है, एक बच्चा बहुत वीक है, दोनों के एक जैसे मार्क्स आ रहे हैं, तो मतलब उस टेस्ट में उसका जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है क्या है, पुअर है, पता ही नहीं चल पा रहा, ठीक है, कि कौन अच्छा है कौन कमजोर है। अगर टेस्ट मतलब प्रॉपर स्कोर दिखा रहा है, लो और हाई, मतलब भाई जो एक्सीलेंट बच्चा है उसके हाई स्कोर दिखा रहा है, दूसरे का लो है तो लो ही दिखाएगा, तो गुड डिस्क्रिमिनेशन पावर है टेस्ट। तो हाई डिस्क्रिमिनेशन पावर के थ्रू क्या होता है कि मतलब अगर किसी टेस्ट के द्वारा, किसी टेस्ट की हाई डिस्क्रिमिनेशन पावर है कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, तो जो स्टूडेंट्स की एबिलिटी है उसको बेटर तरीके से इवेल्युएट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब कंपेयर करना है। कंपेरेबिलिटी में क्या होता है कि भाई जैसे कोई भी स्टैंडर्ड है, ठीक है, कोई मानक निर्धारित कर दिए, कॉमन स्केल है, उसके आधार पर बच्चों के रिजल्ट्स को कंपेयर करना, उनके स्कोर को कंपेयर करना। जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा है, उसने टेस्ट ए दिया, दूसरे ने टेस्ट बी दिया, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट क्या है, दोनों बिल्कुल पैरेलल है, मतलब टेस्ट वर्जन तो डिफरेंट है भाई, एक टेस्ट ए दे रहा है, दूसरा टेस्ट बी दे रहा है, दो अलग अलग टेस्ट हैं, लेकिन उनका डिफिकल्टी लेवल और कंटेंट सेम है, तो वहां पर आप कंपेयर कर सकते हैं उस स्कोर्स को, ठीक है। दूसरा इसी तरह से कंपेयरिंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम टू डिफरेंट स्कूल्स, मतलब दो अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन जो टेस्ट है उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल सेम है, तो वहां पर भी उनके स्कोर को आप कंपेयर कर सकते हैं। ये 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन से मेथड है इसके, मतलब कंपेरेबिलिटी को इंश्योर करने के 2 मेथड्स हैं। कौन कौन से, पैरेलल फॉर्म ऑफ टेस्ट और दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ एडिकेट नॉर्म्स। पैरेलल फॉर्म ऑफ टेस्ट का मतलब है कि भाई डिफरेंट वर्जन ऑफ अ टेस्ट, मतलब जो टेस्ट है वो डिफरेंट है, एक टेस्ट ए दे रहा है, दूसरा टेस्ट बी दे रहा है, लेकिन उनका कंटेंट और डिफिकल्टी लेवल सेम है, तो वहां पर भी आप कंपेयर कर सकते हैं स्कोर को। और दूसरा क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिकेट नॉर्म्स, यानी कि उचित मानदंड उपलब्ध होना, यानी कि जो भी नॉर्म्स हैं उसके आधार पर द टेस्ट शुड हैव प्रॉपर नॉर्म्स टू कंपेयर वन स्टूडेंट स्कोर विद अदर्स, मतलब जो भी नॉर्म्स निर्धारित किए गए हैं उसके आधार पर एक बच्चे के स्कोर की तुलना दूसरे बच्चों के साथ आप कर सकते हैं। वो क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिकेट, मतलब नॉर्म्स के आधार पर आप कंपेयर कर रहे हैं। तो जो कंपेरेबिलिटी है उससे क्या पता चलता है, वो किस चीज को इंश्योर करती है, फेयरनेस इन इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट स्कोर्स अक्रॉस डिफरेंट फॉर्म्स, टाइम्स और ग्रुप। भाई फॉर्म, टाइम और ग्रुप डिफरेंट है, तो उसके आधार पर निष्पक्षता और सटीकता होनी चाहिए। कंपेरेबिलिटी ये सुनिश्चित करती है कि जो भी स्कोर की तुलना की गई है वो निष्पक्ष और सटीक होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या है, यूजफुलनेस ऑफ अ टेस्ट, मतलब जो टेस्ट है वो उपयोगी है कि नहीं। अ टेस्ट है यूटिलिटी इफ इट हेल्प्स टू अचीव द पर्पस फॉर विच इट वाज क्रिएटेड, मतलब किसी टेस्ट को हम तभी कहेंगे कि भाई ये टेस्ट उपयोगी है जिस चीज के लिए, जिस पर्पज के लिए वो बनाया गया है वो पर्पज अचीव हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये उपयोगी है, ठीक है। तो जो टेस्ट है वो प्रैक्टिकल, एफिशिएंट एंड सर्व द इंटेंडेड गोल, मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, और जिस चीज के लिए वो बनाया गया है उस चीज को अचीव किया जा सके। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए एक टेस्ट है जिसके थ्रू आप चाह रहे हैं कि स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स को आपको सेलेक्ट करना है, भाई जो भी आपको स्कॉलरशिप देनी है उसके लिए बच्चों का चयन करना है, तो एक्चुअल में अगर वो टेस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई कर पाता है तो हम कहेंगे कि हाँ ये टेस्ट क्या है, यूजफुल है। नेक्स्ट है नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब स्टैंडर्ड, जो भी मानक निर्धारित किया जाता है, या एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ अ स्टूडेंट्स, ठीक है। दे हेल्प इन कंपेयरिंग एन इंडिविजुअल स्कोर्स विद द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप, ठीक है, मतलब जो एवरेज मार्क्स है उसके साथ बच्चों के परफॉर्मेंस को आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्म्स डिसाइड कर दिया आपने कि भाई ये मानक है, ये एवरेज परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर और नीचे होगा तो मतलब गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो जैसे 1000 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मैथ का टेस्ट दिया, तो जो 100 में से ज्यादातर बच्चों के 70 मार्क्स आए, तो एवरेज मार्क्स मतलब जो नॉर्म्स है वो क्या बन गए कि भाई एवरेज मार्क्स क्या है, 70 है। तो अगर किसी बच्चे के 90 आए तो वो अबव नॉर्म रहेगा, और किसी बच्चे के 50 आए तो वो बिलो नॉर्म रहेगा, कि मतलब मानक क्या निर्धारित कर दिया कि एवरेज परफॉर्मेंस इतनी है, उससे ऊपर या नीचे जाएगी तो अबव और बिलो हो जाए। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंसिवनेस। कॉम्प्रीहेंसिवनेस का मतलब है व्यापकता होनी चाहिए, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है या किसी भी स्किल को आप इवेल्युएट कर रहे हैं तो उसके सभी एस्पेक्ट्स को कवर करता हुआ होना चाहिए वो टूल, मतलब सभी एस्पेक्ट्स को कवर करे कि भी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सभी एस्पेक्ट्स उसमें आ जाने चाहिए। अ कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट इंश्योर्स नथिंग इंपॉर्टेंट इज लेफ्ट आउट, भाई जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो छूटनी नहीं चाहिए। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं,
मान लीजिए साइंस का टेस्ट आपने लिया तो उसमें अगर आप सिर्फ डेफिनेशन ही पूछेंगे तो वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, तो आपको उसमें डेफिनेशंस, डायग्राम्स, एक्सपेरिमेंट्स, रीजनिंग, एमसीक्यूज सभी को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि हाँ जो टेस्ट है वो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब निष्पक्षता, फ्री फ्रॉम बायसनेस, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए ऑब्जेक्टिविटी मींस द टेस्ट रिजल्ट डू नॉट डिपेंड ऑन हु इज स्कोरिंग द टेस्ट, मतलब इस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि कौन पेपर को चेक कर रहा है। कई बार क्या होता है ना कि मतलब एक बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन वो टीचर को पसंद नहीं है, तो टीचर बिना देखे उसका 1-2 नंबर वैसे ही काट देती है, तो वो नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। डिफरेंट एग्जामिनेशन शुड गिव द सेम स्कोर फॉर द सेम आंसर, भाई वहां पर टीचर को भेदभाव नहीं दिखाना है कि बच्चे ने अच्छा किया है तो डेफिनेटली उसको उतने ही मार्क्स मिलने चाहिए जितने का उसने किया है, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ टू टीचर्स चेक द सेम आंसर एंड गिव द सेम मार्क्स द टेस्ट इज ऑब्जेक्टिव, मतलब एक दो टीचर हैं अलग अलग, दोनों एक ही आंसर को चेक करिए सेम मार्क्स दे रही है, तो मतलब टेस्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव है। लेकिन एक टीचर 5 मार्क्स दे रही है, दूसरी 2 नंबर दे रही है, तो वहां पर लेक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, कमी है, ऑब्जेक्टिविटी का अभाव है वहां पर, ठीक है। तो इसके की पॉइंट्स क्या रहेंगे ऑब्जेक्टिविटी को, मतलब स्कोरिंग शुड बी फैक्चुअल नॉट ओपिनियन बेस्ड, मतलब फैक्ट्स पर आधारित होनी चाहिए जो भी स्कोरिंग की जा रही है, ओपिनियन के आधार पर नहीं होनी चाहिए कि टीचर को बच्चा पसंद है तो 1 नंबर एक्स्ट्रा दे दिया, या टीचर को बच्चा पसंद नहीं है तो काट लिया, ठीक है। देयर शुड बी नो रूम फॉर पर्सनल जजमेंट और बायस, मतलब फ्री फ्रॉम बायसनेस, किसी प्रकार का कोई भेदभाव बच्चों के साथ नहीं किया जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, हाई ऑब्जेक्टिविटी ज्यादातर जो एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल आंसर्स होते हैं जहां पर आपको मतलब ऑप्शन ही नहीं रहता कि आप, अगर आपको 1 नंबर देना है तो आप देंगे ही देंगे, ठीक है, अगर सही है तो आपको देना ही देना पड़ेगा, तो एमसीक्यूज में तो ये ज्यादातर हाई ऑब्जेक्टिविटी होती है। लेकिन जो ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं वहां पर ऑब्जेक्टिविटी थोड़ी कम होती है, वो टीचर पर डिपेंड कर जाता है कि किसी टीचर ने किस तरीके से उस चीज को एनालाइज किया है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकेबिलिटी। प्रैक्टिकेबिलिटी का मतलब व्यवहारिक होना चाहिए, जो टेस्ट है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकेबिलिटी मींस हाउ इजीली एंड इकोनॉमिकली, मतलब इजीली भी अवेलेबल हो जाए, इकोनॉमिकली भी वो अच्छे से प्रिपेयर, एडमिनिस्ट्रेट और स्कोर किया जा सके, ठीक है। मतलब ज्यादा उसमें खर्चा भी नहीं आना चाहिए और इजी तरीके से उसको प्रिपेयर भी कर सके, एडमिनिस्ट्रेट भी कर सके और स्कोर भी कर सके, ठीक है। तो टेस्ट कैसा होना चाहिए, टाइम सेविंग, कॉस्ट इफेक्टिव और इजी टू मैनेज होना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टूल और रिसोर्सेज का प्रयोग उसमें नहीं किया जाना चाहिए, उसको इवेल्युएट करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी टेस्ट है, उसको प्रिपेयर करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, स्पेशल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है, उसको प्रिंट करना भी बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, तो वो टेस्ट हम कहेंगे कि भी प्रैक्टिकल नहीं है। अगर वो इजी टू कंडक्ट है, नॉर्मल क्लासरूम की सेटिंग्स में भी रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, तो मींस इट इज प्रैक्टिकल। की पॉइंट्स क्या रहेंगे प्रैक्टिकेबिलिटी की, भाई जो टेस्ट है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, टाइम और मनी के अकॉर्डिंग, इजी टू एडमिनिस्टर्ड होना चाहिए, नॉर्मल क्लासरूम में भी उसको अच्छे से प्रशासित कर सकें, स्कोरिंग शुड बी क्विक एंड सिंपल, ठीक है, सुटेबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये इसकी कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, भाई ऐसा होना चाहिए टेस्ट। तो ये आज का टॉपिक था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टूल ऑफ इवैल्यूएशन, मतलब आप इवैल्यूएशन करने के लिए कोई भी टूल यूज कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड इवैल्यूएशन टूल, मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक गुड इवैल्यूएशन टूल में, इनमें से कौन सी होगी, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और यूटिलिटी। तो इनमें से मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वैलिडिटी, वैलिडिटी, उसके बाद आता है रिलायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ टेस्ट गिव्स सिमिलर रिजल्ट्स ऑन रिपीटेड ट्रायल्स इट इज सेड टू बी वैलिड, कॉम्प्रिहेंसिव, रिलायबल और ऑब्जेक्टिव। भाई बार बार आप चेक कर रहे हैं डिफरेंट ट्रायल्स में, रिपीटेड ट्रायल्स में सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब कंसिस्टेंसी वहां पे है, तो हम क्या कहेंगे जो टेस्ट है वो क्या है, रिलायबल है, क्योंकि रिलायबिलिटी में हम कंसिस्टेंसी देखते हैं, वैलिडिटी में हम एक्यूरेसी को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अ टेस्ट दैट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर हेल्थ, मतलब जो टेस्ट जिस चीज के लिए बनाया गया है वो उसी चीज को मेजर करे, तो हम क्या कहेंगे, यूटिलिटी, वैलिडिटी, प्रैक्टिकेबिलिटी या नॉर्म्स, यानी कि क्या कहेंगे, वैलिडिटी। वो टेस्ट क्या है, एक्यूरेट है, जिस चीज के लिए बनाया गया है उसी चीज को मेजर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन रिलायबिलिटी, भाई इनमें से कौन से मेथड्स का प्रयोग किया जाता है रिलायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, कंस्ट्रक्ट मेथड, स्प्लिट हाफ मेथड, नॉर्म रेफरेंस मेथड, आइटम एनालिसिस मेथड। तो इनमें से कौन सा मेथड है, स्प्लिट हाफ मेथड। रिलायबिलिटी के हमने 3 मेथड्स पढ़े थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The ability of a test to distinguish between high and low achievers is known as, मतलब जो हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स है, लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स है, उनको डिस्टिंग्विश करना, उनको डिफ्रेंशिएट करना, वो कौन सी एबिलिटी है? ठीक है, कंपेरेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर या फेस वैलिडिटी। तो कौन सी रहेगी? डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टरिस्टिक इंश्योर्स दैट डिफरेंट इवेल्युएटर्स गिव सिमिलर स्कोर्स, मतलब अलग अलग टीचर्स किसी भी आंसर सीट को इवेल्युएट कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स बिल्कुल सेम आएंगे, मतलब बिल्कुल वही उतने ही मार्क्स दे रहे हैं। तो वो कौन सी विशेषता है? रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी या यूटिलिटी। तो कौन सी होगी? ऑब्जेक्टिविटी। मतलब एक टीचर चेक करे, 10 टीचर चेक करे, बच्चे को उतने ही मार्क्स मिल रहे हैं, तो वो क्या है? ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता, फ्री फ्रॉम बायसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वैलिड टेस्ट इज ऑलवेज रिलायबल, यानी कि जो वैलिड टेस्ट है वो हमेशा रिलायबल होगा, लेकिन जो रिलायबल टेस्ट है वो जरूरी नहीं है वैलिड हो। दिस स्टेटमेंट हाईलाइट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसकी रिलेशनशिप की बात की गई इसमें? ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रैक्टिकेबिलिटी, वैलिडिटी एंड यूटिलिटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, नॉर्म्स एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस। तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की बात की गई है। ठीक है, ये रिलेशनशिप में मैंने आप लोगों को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ टेस्ट इज इजी टू कंडक्ट, टाइम सेविंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज सेड टू हैव। भाई कोई भी टेस्ट इजी टू कंडक्ट है, टाइम सेविंग है, कॉस्ट इफेक्टिव है, तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होगी? नॉर्म्स, कंपेरेबिलिटी, प्रैक्टिकेबिलिटी या कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो कौन सी होगी? प्रैक्टिकेबिलिटी, यानी कि जो टेस्ट है वो प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्म्स इन अ टेस्ट आर यूज्ड टू, मतलब जो नॉर्म्स की हमने बात की, एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो किस लिए यूज किए जाते हैं? क्रिएट न्यू क्वेश्चंस, कंपेयर स्कोर्स विद स्टैंडर्ड ग्रुप्स, इंक्रीज रिलायबिलिटी, रिमूव डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो किसके लिए किया जाता है? यानी कि जो भी एवरेज मार्क्स है, जो भी एवरेज या जो भी मानक निर्धारित किए गए हैं उसके आधार पर स्कोर्स को कंपेयर करना। भाई ये मानक निर्धारित किए गए हैं कि जो एवरेज मार्क्स है ये 70 है, इससे ऊपर मार्क्स जा रहे हैं तो मतलब अबव नॉर्म्स है, और नीचे की तरफ जा रहे हैं तो लो नॉर्म्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a test that includes all important learning areas and skills show which characteristics, मतलब कोई टेस्ट जिसमें सभी जितने भी लर्निंग एरियाज और स्किल्स को इंक्लूड किया जाता है, इंपॉर्टेंट जो भी एस्पेक्ट्स है उनको इंक्लूड किया जाता है, तो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यूटिलिटी और इंटरनल वैलिडिटी। यानी कि जो टेस्ट है वो कैसा होगा? कॉम्प्रिहेंसिव है, सभी स्किल्स, सभी लर्निंग एरियाज को कवर करता होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री और फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत ही ज्यादा क्वालिटेटिव मटेरियल आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करती हूँ। और एक बात यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि भाई जो आरआरबी पीआरटी वाले बच्चे, सिर्फ एक ही बच्चे का कमेंट आया था कि मैडम प्लीज इस सीरीज को कंटिन्यू करवा दीजिए, लेकिन भाई इस पे बच्चे आ ही नहीं रहे हैं। कोई 4 या 5 बच्चे इस सीरीज को देख रहे हैं, तो मैं इस सीरीज को अभी यहाँ पर दूसरी यूनिट कंप्लीट करवाकर इसको स्टॉप कर दूंगी, क्योंकि उसके बाद मैं नहीं करवाऊंगी। अगर इस वीडियो पर कम से कम 10 भी कमेंट आए तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यूटी में रखूंगी, अदरवाइज मैं इस सीरीज को यही स्टॉप कर दूंगी। सिर्फ एक लास्ट वीडियो बचा है सेकंड यूनिट का, वो और मैं इंक्लूड करूंगी, उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगी अगर आप लोगों के कमेंट्स नहीं आए तो, क्योंकि मेरे को पता चलना चाहिए कि कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, एक्चुअल में कितने बच्चे देख रहे हैं। अगर 10 भी कमेंट्स आ गए तो मैं इसको कंटिन्यूटी में रखूंगी, अगर नहीं आए तो मैं इसको स्टॉप कर दूंगी, फिर हम अपनी यूजीसी नेट वाली सीरीज को स्टार्ट करेंगे।